नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट उत्तम एएसआर रडार को लेकर। कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि उत्तम एएसआर रडार को अभी प्रोडक्शन के लिए क्लियर किया जा चुका है और अभी फाइनली इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाने वाला था। इसके अलावा उत्तम एएसआर रडार की मार्क 2 वर्जन को भी डेवलप करने का प्रपोजल पेश किया गया था, जिसमें इसके एक स्केल्ड अप वेरिएंट को बनाने का प्लान किया गया था। अभी फाइनली इसकी स्केल्ड अप वेरिएंट को डेवलप करने के लिए एलआरडी को परमिशन मिल चुकी है। अब पहले से ही उत्तम एएसआर रडार को इस तरीके से डेवलप किया गया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसको हम कोई भी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर पाएंगे और एयरक्राफ्ट की साइज के हिसाब से रडार की साइज को इंक्रीज किया सके या फिर डिक्रीज किया जा सकेगा। अब इनिशियली इसकी जो मार्क 1 वर्जन होने वाला है उसको तेजस MK1 और MK1 में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन तेजस MK2 ट्विन इंजन टेकवेस्ट फाइटर उनका के अंदर उत्तम एएसआर रडार की जिस वर्जन का इस्तेमाल किया जाएगा वो इसकी मार्क 2 वर्जन होने वाला है। अब इसी बीच HAL की तरफ से हमारी सुखोई और यहाँ तक की MiG-29 में भी उत्तम एएसआर रडार को ही इस्तेमाल करने का ऑफर दिया जा रहा है, जिसके लिए अभी एलआरडी को अप्रूवल मिल चुका है और अभी जल्दी ही एलआरडी की तरफ से उत्तम एएसआर रडार की एक स्केल्ड अप वेरिएंट को बनाना शुरू किया जाएगा, जिसे सुखोई में इस्तेमाल किया जाएगा। अब Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसके रडार कोन का जो साइज है वो काफी बड़ा है, जिस वजह से इसमें हम आसानी से 1000 से ज्यादा TR मोल्ड बेस्ड एएसआर रडार को इंस्टॉल कर सकते हैं और Su-30 MKI की इंजन भी इनको सफिशिएंट पावर को प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अभी तक फिलहाल के लिए क्लियर नहीं हो पाया कि Su-30 MKI के लिए जो उत्तम एएसआर रडार की स्केल्ड अप वेरिएंट को बनाया जाएगा उसमें कितने TR मोल्ड मौजूद होने वाले, लेकिन उम्मीद है कि इसमें 1200 से 1500 के बीच TR मोल्ड मौजूद हो सकते हैं। अब इस रडार की जो 2 इनिशियल प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे उनको 1 साल के अंदर ही तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद इनको 2024 से फ्लाइट टेस्टिंग करना शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए अभी 2 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जिनमें इन रडार्स को इंटीग्रेट करके टेस्ट की जाएगी। अब रडार्स के अलावा HAL की तरफ से सुखोई की मिशन कंप्यूटर को भी एक मेड इन इंडिया कंप्यूटर सिस्टम से रिप्लेस करने का फैसला किया गया, जो कि वर्तमान की स्टैंडर्ड की होने वाली है और बेहतर और फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड को प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा मेड इन इंडिया मिशन कंप्यूटर होने की वजह से हम आसानी से कोई भी वेपन को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसके लिए हमें रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। और उत्तम एएसआर रडार के साथ इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर होने की वजह से हम आगे चल के भारत की तरफ से डेवलप किए जा रहे लगभग सभी वेपन्स को इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे और सुखोई में इंटीग्रेट कर पाएंगे, जो कि ओवरऑल हमारी सुखोई एयरक्राफ्ट की फायर पावर उनकी स्टैंड अप कैपेबिलिटी को बेहतर करने वाला है। अगला अपडेट तेजस MK2 को लेकर, और अभी इसको लेके हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तेजस MK2 को भी 2 अलग अलग बैच में इंडक्ट करने का फैसला किया गया है, जिसमें पहले बैच में 6 स्क्वाड्रन को इंडक्ट किया जाएगा और फिर एडिशनल 4 से 6 स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। और ये जो सेकंड बैच होगा इसमें 5th जनरेशन एवियोनिक्स के साथ साथ एक इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि तेजस MK2 की ब्लॉक 2 वेरिएंट होने वाले और इस नए इंजन को अभी भारत और फ्रांस के बीच मिलकर डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा अभी सुनने को मिल रहा है कि भारत की तरफ से अभी तेजस MK2 को बेस करके एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट को भी डेवलप करने का प्लानिंग किया जा रहा है, जिसे एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब जैसे कि अगर हम एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को बनाएंगे तो इसके लिए एडिशनल जैमर को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके लिए हमको एक्स्ट्रा पावर की भी जरूरत पड़ने वाली, जो कि हो सकेगा कि वर्तमान की जो जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल तेजस MK2 में करने का फैसला किया गया, वो उनको सफिशिएंट मात्रा में पावर को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से तेजस MK2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट को बनाने का फैसला किया जा रहा है, उसमें एक हाई पावर इंजन का इस्तेमाल करने का प्लानिंग किया जा रहा है। अब आप सब जानते हैं कि GTRE और सफरान की तरफ से अभी MK के लिए 110 किलोटन क्लास के इंजन को बनाया जा रहा है और अभी सेम इंजन की एक डेरिवेटिव वेरिएंट को भी बनाने का फैसला किया जा रहा है, जिसकी पावर आउटपुट को थोड़ा सा और बेहतर किया जाएगा ताकि इसको तेजस MK2 में इस्तेमाल किया जा सके। अब नॉर्मल तेजस MK2 के लिए तो 110 किलोटन क्लास की कोई भी इंजन सफिशिएंट थ्रस्ट को प्रोवाइड कर पाएगा, लेकिन एडिशनल जैमर्स के लिए हमको एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ने वाली। अब कुछ महीने पहले चाइना की तरफ से अपनी J-16 एयरक्राफ्ट को बेस करके एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को बनाया गया था, जिसे J-16D कहा जा रहा था और इसे काउंटर करने के लिए अभी भारत की तरफ से भी अपनी खुद की डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को बनाने का फैसला किया गया है।
अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से। आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो सबसे हेवीली गार्डेड बॉर्डर में से एक माना जाता है और हमेशा के लिए भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर होता है उसमें तनाव देखा जा सकता है, यानी कि गोलीबारी दोनों तरफ से चलता रहता है। लेकिन पिछले साल फरवरी में भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायरिंग एग्रीमेंट को साइन किया गया था। वैसे पहले भी कई बार ऐसे एग्रीमेंट साइन किए जा चुके थे, लेकिन इसका पालन पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया जाता था और आतंकवादियों के शोरों को एलओसी में घुसपैठ कराने में मदद करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से सीज फायरिंग एग्रीमेंट का उल्लंघन करके फायरिंग की जाती थी और शोरों को कवर फायर देने की कोशिश की जाती थी। लेकिन पिछले साल किए गए एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रिक्टली इसका पालन किया जा रहा था और पाकिस्तान की तरफ से और न भारत की तरफ से एलओसी में कोई भी फायरिंग नहीं किया रहा था और लगभग 1 साल से भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर में कोई तनाव नहीं था और बॉर्डर एकदम शांत पड़ा हुआ था। पर अभी फिर से पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से सीज फायरिंग का उल्लंघन किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर से लगे हुए बॉर्डर एरिया में फिर से फायरिंग एक्टिविटी को शुरू कर दिया गया था। अब इसका जवाब देते हुए बीएसएफ की तरफ से भी रिटर्न फायरिंग की गई थी और बीएसएफ के स्टेटमेंट के मुताबिक जब बीएसएफ के जवानों की तरफ से बॉर्डर पोस्ट की मरम्मत वगैरह किया जा रहा था, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से अचानक से बीएसएफ के जवानों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया गया था। यह हादसा आज लगभग 8:55 के आसपास हुआ था और इस दौरान 15 से 20 राउंड एक्सचेंज होने की बात बीएसएफ की तरफ से कंफर्म किया गया। इसके तुरंत बाद ही फायरिंग को रोकने के लिए बीएसएफ की तरफ से अपनी पाकिस्तानी काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग को अरेंज करने की बात की गई थी और लगभग 1:45 के आसपास बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच एक फ्लैग मीटिंग को अरेंज किया गया था, जिसमें सीज फायरिंग एग्रीमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए पाकिस्तान को वहां पे कहा गया था। अच्छी बात यह थी कि इसमें किसी को कोई चोट वगैरह नहीं आया था, लेकिन ऐसे अननेसेसरी कैजुअलिटी को अवॉइड करने के लिए बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स को संदेश दिया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।